भाई ये आखिर प्रोटोटाइप क्या है? हमने कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट्स के थ्रू जब ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं तो हमारे पास जो है वो हर ऑब्जेक्ट के लिए क्या चीज अवेलेबल है? कैलकुलेट एनुअल चार्जेस का फंक्शन जो है वो अवेलेबल है। अब हम क्या करने लगे यहाँ पर, हम कह रहे हैं कि भाई हम क्या कर दें, अपने ऑब्जेक्ट के साथ कैलकुलेट एनुअल का एक फंक्शन डिफाइन कर दें जो हर किस्म के प्लान के ऊपर जो है वो वर्क कर रहा हो, हर किस्म के प्लान के ऊपर जो है वर्क कर रहा हो। इसके लिए क्या काम कर रहे हैं देखिए, अब ये हमने प्लान, ये प्लान क्या है? ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। और प्रोटोटाइप ये हमारा कीवर्ड है, ठीक है? ये ऐसे ही आएगा, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसके बाद प्रोटोटाइप, उसके बाद कैल्क एनुअल, ये हमारे फंक्शन का नाम है, ठीक है? फंक्शन अगर कोई पैरामीटर रिसीव कर रहा है तो ठीक है। अब वही फंक्शन है लेकिन ये मैंने ऑब्जेक्ट से बाहर डिफाइन कर लिया। कहाँ? पहले कहाँ किया हुआ था? पहले हमने किया हुआ था ऑब्जेक्ट के अंदर किया हुआ था, यहां पर, ठीक है? अब इसको हमने कहाँ कर लिया? ऑब्जेक्ट के बाहर एक प्रोटोटाइप बना के जो है वो डिफाइन कर लिया। अब क्या होगा ना, ऑल ऑब्जेक्ट क्रिएटेड विद द कंस्ट्रक्टर प्लान विल शेयर सेम कॉपी ऑफ द कैल्क एनुअल मेथड। हर एक के पास वही सेम कॉपी जो है वो कैल्क एनुअल मेथड की अब जो है वो जा रही होगी, ठीक है? लेकिन सबके लिए, अगर मैं, एक बात ये बताओ, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट के बाहर एक ओपन फंक्शन बनाता हूं तो कैल्क एनुअल का ऐसे फंक्शन बनाया हुआ, उसमें हर एक बंदा क्या कर सकता है? ऑब्जेक्ट के साथ प्रोटोटाइप बना सकता है, एक्टिविटी सिर्फ किसके लिए होगी? उसी ऑब्जेक्ट के लिए होगी जिसका वो प्रोटोटाइप है, उसी ऑब्जेक्ट के लिए होगी जिसका प्रोटोटाइप, हर एक के लिए नहीं है, ठीक है? लेट्स सी क्या करते हैं, यही प्रोटोटाइप डिफाइन कर लेते हैं। अब आते हैं यहाँ पे, ये हमारा फंक्शन बना हुआ है, ठीक है? प्लान वाला फंक्शन बना हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको यहां से निकाल ले रहे हैं, ठीक है? यहां से हमने क्या कर लिया, फंक्शन को निकाल लिया है। और यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, प्लान डॉट प्रोटोटाइप, और क्या था हमारे पास, डॉट
कैलकुलेट एनुअल, और हमारे पास फंक्शन एज इट इज, हमारा पूरा फंक्शन जो है वो नीचे मौजूद है। अच्छा, अब ये कैलकुलेट एनुअल इज अ प्रोटोटाइप ऑफ प्लान। प्लान का जो है प्रोटोटाइप है। अच्छा, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट और मौजूद है विच इज पर्सन। ठीक है, एक पर्सन का ऑब्जेक्ट मौजूद है P1 P2, और प्लान का ऑब्जेक्ट और उसके प्रोटोटाइप मौजूद है, और प्लान के भी दो ऑब्जेक्ट बने हुए। अच्छा, हम क्या बात कर रहे हैं कि भाई हमारे पास जो प्रोटोटाइप है वो सिर्फ किसके लिए होगा, किसके लिए होगा? कैलकुलेट, सिर्फ हमारे वाले ऑब्जेक्ट के लिए होगा ना। अच्छा जी, ये किसकी प्रॉपर्टी बोल रहा है? इसका ठीक है, ठीक है। हमारे पास एक P1 का ऑब्जेक्ट मौजूद है। इसके अंदर देखें हम क्या क्या हमें अवेलेबल हो रहा है। एज, सीनासी, जेंडर, नेम, और जो बिल्ट इन फंक्शंस है। इसी तरह हमारे पास कौन मौजूद है? प्लान में हमने कौन सा ऑब्जेक्ट इस्तेमाल किया हुआ है? माई प्लान। माई प्लान पे आ जाते हैं। डॉट माई प्लान, माई प्लान है ना, कैलकुलेट एनुअल का फंक्शन भी है हमारे पास, ये आ भी रहा है। ठीक है, अब जिस ऑब्जेक्ट की टाइप जो है क्या होगी? प्लान होगी। जिस ऑब्जेक्ट की टाइप जो है वो किसकी होगी? प्लान होगी। उसको ये फंक्शन क्या होगा? अवेलेबल होगा। अगर ऑब्जेक्ट की टाइप कुछ और है तो ये उसको अवेलेबल नहीं होगा, और ये फंक्शन जो है वो आउट ऑफ क्या है? आउट ऑफ ऑब्जेक्ट भी है ये फंक्शन जो है वो। अच्छा, इससे फर्क क्या पड़ा? इससे फर्क ये पड़ा कि जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे होंगे, ठीक है, और तो ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे एक तो फंक्शन की लेंथ क्या होती है, फंक्शनैलिटी जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है। अगर मैं सारे फंक्शंस इसी ऑब्जेक्ट के अंदर डालना शुरू कर दूंगा, ऑब्जेक्ट के अंदर एक, क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट बन रहा है तो वो ऑब्जेक्ट के पास क्या होंगे? मल्टीपल क्या होंगे? फंक्शनैलिटीज होंगी, मल्टीपल फंक्शनैलिटीज होंगी। अगर वो सारी फंक्शनैलिटीज में ऑब्जेक्ट के अंदर लिखना शुरू कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा हो जाएगा। अच्छा, एक तो उससे क्या होता है, जब मैं ऑब्जेक्ट को एक्सेस करूंगा, ठीक है, अभी तो मैं यहीं पर कोड लिख रहा हूं, यहीं से एक्सेस कर रहा हूं, लेकिन अगर मैं ऑब्जेक्ट्स जेसन के थ्रू भेज रहा हूं, ठीक है, तब भी हमें प्रॉब्लम आएगी। नंबर 2, जब हम मॉड्यूल्स बना रहे होंगे तो मॉड्यूल्स में हमारी कोशिश ये होती है कि जब किसी चीज का मॉड्यूल बन रहा है तो उसकी फंक्शन, क्लासेस और सारी चीजें जो हैं वो अलग फाइल के अंदर हो। ठीक है, फ्रंट पे हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट नजर आ रहा हो लेकिन उसके प्रोटोटाइप फंक्शंस कहाँ हो? सारे अलग फाइल के अंदर हो, ताकि हमारे लिए भी एक्सेसिबिलिटी और बगिंग और डीबगिंग जो है वो आसानी से हो सके, कि हमें पता है हमारी फंक्शंस की फाइल जो है वो कहाँ मौजूद है? अलग फाइल मौजूद है, फंक्शंस का मॉड्यूल अलग मौजूद है। हम उस मॉड्यूल में जाके सिर्फ चेंजेस करेंगे और वो मॉड्यूल जहां 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 इंप्लीमेंट हुआ होगा वो सब जगह पे वो चेंजेस जो है वो इंप्लीमेंट हो जाएंगी। ठीक है, तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप क्या करें, प्रोटोटाइप बना के जो है वो फंक्शन को जो है अपने ऑब्जेक्ट के साथ जो है अटैच कर दें।
ठीक है, तो इसको कल वाला कोड होगा आपके पास, उसी के आगे से इसको क्या कर दो, प्रोटोटाइप में कन्वर्ट कर दो। कल तो किया था ना, कल वाला तो कोड होगा, या शेयर करूं पूरा? पर्सन से ले लेता हूं। प्रोटोटाइप क्या चीज होती है? प्रोटोटाइप जो है वो आमतौर पे जो प्रोटोटाइप का वर्ड हम यूज करते हैं वो एक इनिशियल वर्क के लिए करते हैं। किसके लिए? डिटेल्ड वर्क नहीं होता, बल्कि क्या होता है उसका, नहीं मॉडल नहीं कहते हम उसको, कहते हैं कि यार ये कोई बड़ा प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं घर में बैठ के कोई इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूँ, कोई सर्किट्स जोड़ रहा हूँ, सारी चीजें कर रहा हूँ, एक मैं मशीन बना रहा हूँ, ठीक है। तो जो डेवलपर लेवल पर होती है या इंजीनियरिंग लेवल पे होती है, वो मशीन इतनी बड़ी होती है, तो उसका प्रोटोटाइप होता है जो वर्क कर रहा होता है, लेकिन वो बड़ा ओपन होता है, उसमें सब चीजें क्या नजर आ रही थी, नजर आ रही होती। लेकिन जब वो प्रोडक्शन लेवल में, कंज्यूमर लेवल पे जाती है, तो वही मशीन क्या हो जाती है, कंपैक्ट होके अच्छे डिजाइन में आ जाती है, कोई भी चीज नजर नहीं आ रही, अच्छा डिजाइन नजर आता है, सब चीजें नजर आती हैं, तो वो प्रोडक्शन लेवल की जो है ना प्रोडक्ट बनती है। तो जब ऐसे हम जब कोई प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं या कोई प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, तो हमसे फौरन कहा जाता है कि भाई इसका प्रोटोटाइप रेडी है या नहीं है। खाली प्रेजेंटेशन नहीं कि प्रोडक्ट ये होगी ये होगी ये होगी, बल्कि उसका एक एमवीसी होता है, एक प्रोटोटाइप होता है, जो दिखाने के लिए होता है कि जो मेरा कॉन्सेप्ट है वो वर्क कर रहा है। सिर्फ अब इसको क्या करना है, रिफाइन करना है और चीजों को कंपैक्ट करना है, जो बिखरा हुआ है उसको समेट के जो है वो कंपैक्ट करना है। फर्स्ट वी डोंट इंक्लूड द मेथड इन द कंस्ट्रक्टर फंक्शन, जैसे हम पहले कर रहे थे, कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर रख दिया। तो अब वही सवाल जहन में आ रहा था ना, जिसे पूछा भी गया कि पहले भी तो हर ऑब्जेक्ट के लिए जो भी प्लान टाइप का ऑब्जेक्ट होगा वो उसको एक्सेस करेगा। अगर अगर कंस्ट्रक्टर के अंदर हमारे पास मेथड मौजूद है, तो ये भी तो सिर्फ किसको अवेलेबल होगा, सिर्फ प्लान वाले को अवेलेबल होगा ना, सिर्फ प्लान वाले को अवेलेबल होगा। और अगर हमने प्रोटोटाइप बना दिया है तो ये भी किसको अवेलेबल होगा, प्लान वाले को अवेलेबल होगा, ठीक है। लेकिन एक मसला है, मसला क्या है कि हमारे पास हमने यहां पर जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया, समझना इसको, जब हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पर्सन का ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर हमारे पास पर्सन की बहुत सारी चीजें हैं, नाम है, एज है, और पर्सन क्या कर सकता है, कर क्या सकता है, चल फिर सकता है, ठीक है, और सो सकता है, और क्या कर सकता है, खा सकता है, और उड़ने वाला पर्सन, ठीक है। अच्छा, सो सकता है, खा सकता है और वॉक कर सकता है, ये काम कर सकता है। अब देखो, जब मैं इससे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करूंगा, समझना भाई, जब मैं इससे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करूंगा, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं भाई क्रिएट मी अ पर्सन विच इज पर्सन 1, ठीक है, पर्सन 1 क्रिएट करो। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो इसकी पूरी क्या बन जाती है, कॉपी बन जाती है, ऐसा ही है। अच्छा, अब इस कॉपी के अंदर हम प्रॉपर्टीज तो चेंज कर लेंगे कि अगर ये पहला पर्सन जो है वो ए था और इसकी उम्र जो है वो क्या थी, 20 थी, तो दूसरा पर्सन जो है वो क्या है, बी है, और इसकी उम्र जो है वो 30 है। अब ये जो 3 फंक्शन बने हुए हैं, इनकी भी हूबहू कॉपी क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी, हो जाएगी। अच्छा, अगर मैं पर्सन 2 बना लूं,
तो फिर सी आ जाएगा, एज कुछ आ जाएगी, लेकिन फिर फंक्शन की कॉपी क्या हो जाएगी, रिपीट हो जाएगी। फिर चौथा बना लू, पांचवा बना लू, 100 बना लू, 1000 बना लू, तो ये फंक्शन क्या हो रहे होंगे, बार बार इनकी भी कॉपी बन रही होगी, जो कि यूजलेस है। एट्रीब्यूट्स की कॉपी बन रही है, चलो समझ में आ रहा है, उसमें एट्रीब्यूट्स में वैल्यूज क्या हो रही है, चेंज हो रही है, ठीक है, वो उसकी कॉपी बननी भी चाहिए। लेकिन फंक्शन तो एक जैसा ही काम कर रहा है ना, फंक्शन तो एक जैसे ही काम कर रहा है ना, कॉपी क्यों बार बार बना रहे हो। फिर क्या किया गया कि भाई इनको यहां से बाहर निकाला, ठीक है, इनको यहां से निकाला बाहर, और बोला भाई आप यहां से निकलें और बाहर आ जाएं, और क्या बन जाए, क्या बन जाए, प्रोटोटाइप बन जाए। अब ये आपस में कॉपी कॉपी खेलते रहेंगे, ठीक है, और जब किसी कॉपी को, किसी पर्सन को चलना होगा, वो प्रोटोटाइप के पास जाएगा, चलने लगेगा। दूसरे फंक्शन को चलना होगा, सोना होगा, प्रोटोटाइप के पास जाएगा, सो जाएगा। इसकी कॉपी नहीं है, लेकिन ये अवेलेबल सिर्फ किसको है, पर्सन को ही अवेलेबल है, बाहर रखा हुआ है, कोई दूसरा उसमें अब घुस नहीं सकता, सिर्फ कौन जाएगा, पर्सन ही जाएगा, और कॉपी बनने से भी रह जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट के अंदर तो हम उसकी फंक्शनैलिटी हाइड करते हैं ना, तो बेसिकली यहां फंक्शनैलिटी हाइड नहीं हो रही। कुछ कुछ अगर हम सोचना शुरू करते हैं, हमें वैसा लग रहा है कि हाँ फंक्शनैलिटी जो है वो हाइड हो रही है, लेकिन उसके लिए एब्स्ट्रैक्ट में मसला ये होता है कि जितनी फंक्शंस यहाँ पर होते हैं, ऐसा कुछ नहीं, कंडीशन लाजमी तो नहीं चाहिए, कॉल करे या ना करे। दिस इज द रीजन कि वो बार बार कॉपिंग होने से, और जब हम कोई ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं तो देयर कैन बी हंड्रेड्स ऑफ फंक्शन की बड़े प्रोजेक्ट। हाँ, हम कॉपी नहीं कर रहे होते, लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं तो ऑब्जेक्ट का साइज क्या हो जाता है, मेमोरी में बहुत बड़ा हो गया। अब मैंने ऐसे 100 ऑब्जेक्ट बना दी, 100 बनते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल डेटाबेस का ऑब्जेक्ट आप कुछ डेटाबेस में आईडी के लिए, अब ऑब्जेक्ट के साथ वो फंक्शन जो बार बार आ रहे हैं, तो वो भी क्या हो रहे हैं, कॉपी हो रहे हैं, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। अब ये जब हम डेटा फैच करते हैं अपने पेज के ऊपर, डेटाबेस से फैच करते हैं या डिस्प्ले कराते हैं, क्वेरी चलाते हैं, क्लिक करते हैं बटन पे और डेटा ले आओ, तो फिर क्योंकि ऑब्जेक्ट साइज क्या है, बहुत हैवी है, इस वजह से वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ने लग जाती है। आप वो स्लो लोडिंग में उसको क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। वैसे तो हमारे पास जो है वो ग्राफक्यूएल जो है वो आ गया है, थोड़ा सा डिफरेंट है उसका कॉन्सेप्ट। ग्राफक्यूएल ग्राफक्यूएल में ना, ग्राफक्यूएल में अब पूरा ऑब्जेक्ट नहीं मंगाते हम, जो चीजें हमें चाहिए होती हैं ऑब्जेक्ट की वही मंगाते हैं। वरना अभी हम जो नॉर्मल क्वेरीज चलाते हैं उसके साथ जो है वो पूरा ही ऑब्जेक्ट उठ के आता है, तो बड़ा हैवी लोडेड हो जाता है। लेकिन ग्राफक्यूएल जब कभी आप पढ़ेंगे ग्राफक्यूएल, तो उसमें जो है हम क्वेरी में ही पूरा ऑब्जेक्ट जब मेंशन करते हैं, मंगा रहे होते हैं, उसी में बता देते हैं ऑब्जेक्ट की ये प्रॉपर्टीज चाहिए बस।
ये फंक्शनलिटी चाहिए, बस जहां जिसकी जरूरत है वो वाला मंगा लेते हैं, तो उससे प्रोसेसिंग बड़ी फास्ट हो जाती है। हर दफा बिला वजह पूरा ऑब्जेक्ट नहीं उठ के आ रहा, जहां जितने की जरूरत है वो मंगा लेते हैं। खैर अभी तो पता नहीं, समझ में नहीं आ रही ये बात, बाद में आ जाएगी। अच्छा जी, वैलिडेशन। वैलिडेशन क्या चीज है? वैसे वैलिडेशन मैंने पढ़ा दी है आपको, ईमेल वैलिडेट करवाया सर हमने कि भाई यूजर का, यूजर मौजूद है अगर हमारे पास, तो वो वैलिडेशन हो जाए। सिमिलरली हमारे पास जो है वो वैलिडेशन है, फॉर्म वैलिडेशन। ठीक है, हम कर चुके हैं, लेकिन चलिए देख लें और क्या हो रहा है इसके अंदर, आप लोग ही बताएंगे, गैस करें। पहले रीड कर लें, और सबसे पहले वो हाथ उठाए जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, नहीं आइडेंटिफाई हो ना, ताकि उस पर मेहनत की जाए, मसला से ये है। उसमें कोई मजायका नहीं, नहीं समझ में आ रहा, शर्मिंदगी की बात थोड़ी, सीख नहीं आए, पहले से पता होता तो क्यों आते। तो हमें ये कौन सा टैग नजर आ रहा है भाई? तो इसका मतलब ये एक फॉर्म बना हुआ है, और ये क्या हुआ है? नहीं इनसे पूछ रहा हूँ, इवेंट है, समझ में तो आ रहा है, हमको कुछ भी समझ नहीं आ रहा। एक ऑन सबमिट का इवेंट लगा हुआ है, ये इवेंट चलेगा कब? जब सबमिट के बटन पे, ये इवेंट कहाँ जा रहा है? ये एक फंक्शन को क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है। रिटर्न लगा हुआ जिसको डिस्कस करेंगे, ये फंक्शन को कॉल कर रहा है, चेक फॉर लास्ट नेम। हमारे पास एक फॉर्म है, उसके अंदर हम क्या करेंगे, जैसे सब वक्त क्या होगा भाई, लास्ट नेम वाली फील्ड होगी, लास्ट नेम होगी, क्या चेक करना है, वो फंक्शन में लिखा होगा कि भाई अटैच हुआ होगा, लास्ट केस में ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन, ये फंक्शन चेक कर रहा है, जब जैसे इवेंट पे क्लिक करेंगे सबसे पहले यहाँ पर आएगा वही वाला काम, जब भी हमने डॉम में देखा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट पाएगी, आईडी उसकी यहाँ से जाएगा, और उसकी क्या लेंथ होती है। अगर वो कह रहा है लेंथ जीरो है, यानी वहाँ यूजर ने लास्ट लेन में जो यूजर होता है वो जहीन होता है, वो सब कुछ होता है, वो हर वो काम करेगा जिससे मैं और आप जिसने काम किया है। तो हमने क्या करना है, हमने हर लोगों की कोशिश करनी है तो जितनी भी शरारत करे उसको हम पहले से हमने खुशी खुशी फॉर्म डालेगा, रिकॉर्ड लगाएंगे, नंबर लगाएंगे, रिकॉर्ड लगाएंगे, नंबर लगाएंगे, इंस्ट्रक्शन लगाएंगे। कि यहाँ से घुस सकते हैं, रास्ते बंद करने पड़ेंगे, वरना तो हमारी एप्लीकेशन कुछ ना कुछ bugs जो है उसके अंदर हजार तरह की मिस्टेक भी तैयार है ना, वैसे तो फिर भी कुछ ना कुछ टाइम पे जो है ना बताते हुए मेंटेन करता है। ये क्या करेगा भाई, लेंथ चेक करेगा भी उस फील्ड की, अगर लेंथ जो है वो जीरो आ रही है इसका मतलब
यहां से रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न यहाँ भी लगा हुआ है और ये रिटर्न वहां भी लगा हुआ है। ठीक है, इसका एक रीजन है, ठीक है, इसका एक रीजन है कि जो अब ये वैल्यू, अभी तक हमने क्या देखा था, हमने रिटर्न नहीं लगाया था अपने फंक्शंस के अंदर, बस हमने पॉपअप जनरेट कराया या कंसोल पे दिखा दिया कि हाँ यू आर अलाउड टू यूज वेबसाइट, यू आर लॉग इन, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कराई थी। अगर वैल्यू रिटर्न करानी है तो ज़ाहिर हम रिटर्न लिखते हैं, और जिसने जब रिटर्न लिखेंगे तो जिस फंक्शन ने कॉल किया है वो वैल्यू रिसीव भी करेगा। तो रिसीव करने के लिए हमने उसको यहां बता दिया कि हमारा फंक्शन जो है वो कुछ वैल्यू रिटर्न करता है जो आपके पास आएगी, जो आपके पास रिटर्न वैल्यू जो है वो आएगी। अब इस फॉर्म को लेके चलते हैं पहले वहां पर और देखते हैं कि हमारे पास ये कर क्या रहा है। क्या वैलिडेट कर रहे हैं हम, उसकी लास्ट नेम की फील्ड वैलिडेट कर रहे हैं। अच्छा, फॉर्म में बहुत सारी फील्ड्स होती हैं, हर एक पे कुछ ना कुछ वैलिडेशन जो है वो हमें लगानी पड़ेगी और उसका ख्याल जो है वो रखना पड़ेगा। तो यही बनाता हूं फॉर्म, ठीक है, ऑन सबमिट, कहाँ डाल दिया मैंने, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्म है। कैसा दिख रहा है हमें, यहां देख लेते हैं, ये हमारे पास फॉर्म आ रहा है, ठीक है। क्या चीज, सबसे पहली बात तो ये होती है कि जो कोड हम देख रहे हैं ना, हम इतना तो हमारा एक्सपीरियंस हो जाता है कि हमें देख के पता चल जाता है कि यार ये HTML का कोड है या जावास्क्रिप्ट का कोड है, ठीक है। फॉर्म का टैग हम जावास्क्रिप्ट में तो नहीं लगाते, ठीक है ना। जावास्क्रिप्ट में अगर फॉर्म आ रहा है तो वो गेट एलिमेंट बाय आईडी और इस तरह से आ रहा होगा चीजें, तो हमें इससे पता चल जाता है। अच्छा, अब फॉर्म हमारे पास आ गया, दूसरा काम मैंने क्या करना है, जेएस का फंक्शन यहाँ पे डालना है कि ये भाई ये फंक्शन जो है वो चल जाए। ये वाला, ठीक है। ये हमारे पास फंक्शन हो गया, ये हमारे पास सिर्फ हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ क्या करते हैं, इसको रीरन करते हैं। सबमिट फॉर्म में अगर कुछ लिख दूंगा फिर तो कोई मसला नहीं है, अगर मैं इसको एम्प्टी छोड़ूं तो क्या होगा, इसने कहा प्लीज इंटर योर लास्ट नेम, प्लीज इंटर योर लास्ट नेम, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके ऊपर। अच्छा भी ये कहता है कि भाई द बूलियन वैल्यू फॉल्स इज रिटर्न टू द कॉलिंग कोड। कहां से रिटर्न आ रही, यहां से। ये बूलियन वैल्यू फॉल्स जो है फंक्शन से क्या कर रही है, रिटर्न जा रही है, किसके पास जा रही है, टू द कॉलिंग कोड, जहां से उसे कॉल किया गया है, यानी जावास्क्रिप्ट से सीधा HTML में। अच्छा, इन लाइन नंबर 4 ऑफ द फंक्शन वॉन्ट स्टॉप फ्रॉम बीइंग सबमिटेड, अगर ये ट्रू हो जाए तो वो फॉर्म सबमिट होने नहीं देगा। क्या नहीं करेगा, सबमिट होने नहीं देगा। अगर जैसे हमने यहां पर क्या लिखा है, अभी समझना इस बात को दोबारा से, हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, 0 हो जाए तो ये क्या हो गया, फॉल्स। अब जब ये फॉल्स यहां से जा रहा है,
समझना बात को जरा तवज्जो से। जब ये फॉल्स यहां से जा रहा है और यूजर यहां से क्या कर रहा है, सबमिट कर रहा है, अगर ये ना हो, चलो नहीं है, तो सबमिट दबाऊंगा, सबमिट तो फिर भी हो जाएगा। नहीं समझे भाई? एक फॉर्म बनाया, सबमिट का बटन दबाया, सबमिट का बटन दबाने पे वैल्यू क्या हो जाती है, सबमिट हो जाती है। अगर डेटाबेस में चली जाएगी, डेटाबेस में चली जाएगी, सबमिट तो यही करता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि भाई सबमिट ना चले, सबमिट ना चले, इसका मतलब ये है कि यहां पर रिटर्न में जो वैल्यू आ रही है, अगर वो फॉल्स होगी तो सबमिट का बटन दबाता रहूंगा, वैल्यू आगे पुश नहीं होगी डेटाबेस में, वैल्यू आगे डेटाबेस में पुश नहीं होगी। ये कब होगी? जब ये ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है, जब ये ट्रू हो जाएगा हमारे पास। तो इन दिस केस हमारे पास क्या है, यहां पर रिटर्न फॉल्स हो रहा है, किस सूरत में, लेंथ जीरो की सूरत में, और लेंथ जीरो नहीं होगी तो ये नहीं चलेगा और ये सबमिट हो जाएगा ना। फिर जब लेंथ जीरो नहीं होगी तो ये ब्लॉक चलेगा ही नहीं, ये जब ब्लॉक चलेगा ही नहीं तो ये कुछ रिटर्न ही नहीं होगा, जब कुछ रिटर्न ही नहीं होगा तो ये डायरेक्ट जो है वो सबमिट हो जाएगा। अगर यहां पर फॉल्स आ गया तो फिर ये सबमिट नहीं होगा, ठीक है। इसको लिख लें जल्दी से, फॉर्म की अभी और एक दो तीन ऑथेंटिकेशन और हैं, क्या पहले मैं बता दूं फिर कर लेना खुद ही, देखो सिंपल सी है बस। अब हमारे पास क्या है, रिटर्न हो गया। अच्छा, इसी काम को दूसरी तरह से कर सकते हैं कि भाई यहां पर डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट आईडी वैल्यू लेंथ, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी लास्ट नेम फोकस। फोकस क्या करता है कि वो वहां पर कर्सर जो है उस फील्ड के ऊपर ले आता है कि भाई यहां वैल्यू जो है वो मिसिंग है। तो इसको इंप्लीमेंट कर लेना। क्या करेगा, जैसे सबमिट होगा, जैसे हम ईमेल फॉर्म सबमिट करते हैं, भर रहे होते हैं, और कहीं मैंडेटरी फील्ड होती है और मैंने सबमिट करा दिया लेकिन वहां वैल्यू नहीं लिखी है, तो फौरन वो वहां पर जाके रेड लाइन लगा देता है कि भाई, ऊपर मैसेज भी देता है और वहां रेड लाइन भी लगा देता है कि भाई यहाँ वैल्यू जो है वो मिसिंग आ रही है। तो हम फोकस लगा देंगे तो वो चल जाएगा, ठीक है। फिर ये अब वही डॉम के थ्रू क्या कर दिया, उसकी वैल्यू क्या कर दी, येलो कर दी, कि फोकस भी हो जाए और वैल्यू क्या हो जाए, येलो हो जाए, वरना वैल्यू जो है वो क्या रहे, वाइट हो जाए, ठीक है। समझ में आने वाली बात है। अच्छा, ड्रॉप डाउन्स को भी वैलिडेट कर सकते हैं कि हमने कहीं ड्रॉप डाउन लगाया हुआ है, किसी ने सिलेक्ट ही नहीं किया, वैसे ही चला रहा है, तो ड्रॉप डाउन बनाना सबको आता है। फॉर्म बनाया, ऑप्शंस, ऑप्शन वैल्यू ए बी सी डी, यहां पर भी क्या है, ऑन सबमिट रिटर्न चेक फॉर द सिलेक्शन। अब रिटर्न लगा हुआ है, अगर वहां से वैलिडेट होगा, उसको वैल्यू मिलेगी तो वो वहां से क्या रिटर्न कर देगा, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, या ट्रू रिटर्न करेगा, और वैल्यू नहीं मिलेगी तो फॉल्स रिटर्न करेगा फंक्शन में से, लाइक दिस। चेक फॉर सिलेक्शन, सिलेक्शन इंडेक्स जीरो, अगर जीरो के बराबर आ रहा है, कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया है, तो क्या हो जाए, अभी कह दो भाई स्टेट सिलेक्ट तो कर लो, और यहां से रिटर्न क्या हो जाएगा, फॉल्स, जिसकी वजह से सबमिट नहीं होगा। आ रही बात, समझ में आ रही है? सिंपल केस है। फिर उसके बाद चेकबॉक्स भी हम क्या कर सकते हैं, वैलिडेट कर सकते हैं। रेडियो बटन्स भी वैलिडेट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, टिक जो लगाते हैं इसके अंदर, चेकबॉक्स टिक लगा देते हैं ना, ठीक है। रेडियो बटन्स, चेकबॉक्स और रेडियो बटन में क्या फर्क होता है, रेडियो बटन में एक सिलेक्शन होती है, चेकबॉक्स अलाउस टू सिलेक्ट मल्टीपल्स, ठीक है, जब कभी मल्टीपल ऑप्शन लगाने होते हैं। HTML का फॉर्म में जाके थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, वहां आ जाएगा। अच्छा जी, और रेडियो बटन हो गई,
ठीक है। जिप कोड वैलिडेशन ये पहले भी हमने किया हुआ है काम, ठीक है। जिप कोड डालेगा और जिप कोड में वैल्यू उठाना, वैल्यू नहीं होगी। अभी हमारे पास 10-15 मिनट है, सबके पास बुक है, जल्दी से ये इंप्लीमेंट कर लो। छोटा छोटा सा कोड है ताकि अगर कोई एरर वगैरह आए तो हम देख लें। फॉर्म वाला भी मैं कर रहा हूँ। ये यहां से शुरू करो टेक्स्ट फील्ड से, ठीक है। ये 2 फंक्शन लगा लो,